नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाबा साहेब के असली पुजारी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों के दुश्मन है। इन लोगों ने हमेशा संविधान विरोधी कार्य किया है। उन्होंने दावा किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहेब के सबसे असली पुजारी हम हैं और भारतीय जनता पार्टी है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है। यह पिछड़ों के दलितों के दुश्मन है। वहीं उन्होंने प्रयागराज कुंभ को लेकर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम प्रयागराज का कुंभ कर रहे हैं। के मुखिया अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वहां कुंभ में व्यवस्था नहीं है। अखिलेश यादव जी ने 2013 में आप ही मुख्यमंत्री थे, उस समय पे वहां कुंभ हुआ था और आपने तो अपने चाचा मोहम्मद आजम खान को भी कुंभ की बागडोर सौंप दी थी। वहां दुर्घटना हो गई थी जहां कितने लोग मारे गए थे और भूल गए हो तो मैं याद दिला रहा हूं। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनको लगता है कि वो किसी परिवार में पैदा हुई हैं तो इस राष्ट्र की राजकुमारी हैं, तो वो ये ना समझे वो अभी पहली बार देश की संसद में चुन करके गई हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 22वां वर्ष है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता। दल कोई भी हो, अगर कोई पहली बार सदन में चुन करके जाता है तो इसमें शीर्ष नेता से उन्हें कुछ सीखने की जगह, अभी सलाह देने की जगह जब संसद सत्र चले तो उसमें कोई उनका सवाल हो तो उठावे। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश सुनना चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो 140 करोड़ लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते। फाफामऊ में शनिवार शाम सेल्फी लेते वक्त 6 साल की मासूम गंगा में गिर गई। जहां मां व भाई बचाने कूदे तो तेज बहाव की चपेट में आ गए। यह देख पीएसी बाढ़ राहत दल के 3 जवानों ने भी गंगा में छलांग लगा दी और तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया। भाई आयुष्मान उसे बचाने बढ़ा तो वह भी नदी में जा गिरा। यह देख मां शालिनी दोनों बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूद गई। उन्होंने बच्चों को तो पकड़ लिया लेकिन तेज बहाव की चपेट में आ गई। गनीमत रहे कि कुछ दूर जाने के बाद ही तीनों ने पीपा पुल के पास सपोर्ट के लिए लगाए गए एक पीपे की रस्सी पकड़ ली। उधर घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। यह देख घटना पर मौजूद पीएसी बाढ़ राहत दल 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के मुख्य आरक्षी जितेंद्र सिंह राणा, आरक्षी आकिल अंसारी व आरक्षी कृष्ण कुमार ने नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद किनारे पर मौजूद अन्य सिपाहियों की मदद से तीनों को रस्सी के सहारे नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राजधानी देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 उत्तराखंडी प्रवासी शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति हासिल की है। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास और उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी विरासत को संभालते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। इसके लिए सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ मिलकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। सीएम धामी ने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना है। उन्होंने 17 देशों से आए 60 प्रवासी उत्तराखंडियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश और समाज के लिए जो योगदान दिया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें आप पर गर्व है। सीएम ने सभी प्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब आपके अनुभव हमारे काम आएंगे। हम आपके तजुर्बे और सुझावों के साथ मिलकर उत्तराखंड के गांव-गांव तक विकास की प्रगति को पहुंचाएंगे।
ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हमने आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल 36 खेल गतिविधियां होंगी। जहां खेल संयोजक और विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है, जहां पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दर्ज किए जा रहे हैं, जहां सभी प्रदेशों से खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं और इस संबंध में हमारे अधिकारी लगातार दूसरे राज्यों के खेल विभागों से संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रीय स्तर की तैयारी की है, जिसके लिए खेल मैदान और ट्रैक कोर्ट पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार हैं, जहां उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी में एक इतिहास कायम करेगा। और अभी हम लोग जो तैयारियां देख रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है हमारा, वो लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग, पेंटिंग, सफाई और इन सब चीज़ों का बचा है। बाकी व्यवस्था जो रुकने की है एथलीट्स की, वो हमारी हो गई है। सबका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जहाँ जैसे जैसे राज्य अपने खिलाड़ियों का नाम भेज रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो रहा है। हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको फ़ोन किए जा रहे हैं ताकि एथलीट समय से पहुँचे, उनको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर जो हमारे वेन्यू पे हो रहे हैं उस वेन्यू पे भी तैयारी हो। बुंदेलखंड में इन दिनों शीतलहर से आम जीवन अस्त व्यस्त है और इसी के चलते हमीरपुर हाड़ कपाऊ ठंड से लोग परेशान हैं। और इसी के चलते आज हमीरपुर जनपद में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिस क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और कोहरा और पुरवाई से बड़ा फसलों में कीड़ों का प्रकोप भी फसलों में खासा प्रभाव पड़ा है। आइए जानते हैं ठंड से बचाव हेतु क्या है उपाय और कस्बों के नामचीन समाज सेवियों द्वारा क्या बचाव कराए जा रहे हैं। अजय जी, ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो शीतलहर चल रही है, शीतलहर के चलते बारिश का भी मौसम हो गया, ये दोबारा बारिश हो रही है। इस पे मजदूर तबके के लोगों पे क्या असर, जनजीवन पे क्या असर पड़ रहा है? अस्त व्यस्त है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ऐसे में तो मजदूरी करना भी मुश्किल, लोग घर से नहीं निकल पाते हैं जब उनकी ठंड की वजह से। तो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनके पास कंबल नहीं है तो उनको कंबल मिलने चाहिए। ऐसे लोग मतलब जो बन पड़ता है, जो लोग हमारे पास ज्यादा मदद कर देते हैं। जी सुनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस बारे में बहुत अच्छा आपने चर्चा किया। क्योंकि ये शीतलहर जारी है और ठंड का मौसम है, तो निश्चित है कि मौसम में उतार चढ़ाव भी होता है और उससे एक सामान्य बीमारी से लेकर के बहुत ही क्रिटिकल बीमारी तक हो जाती हैं लोगों को। और सामान्य बीमारी में जैसे ठंड से होता है आपको जुखाम, बुखार, खांसी और बच्चों में लूज मोशन, कोल्ड डायरिया। तो सामान्य बीमारियों में मेडिकेशन करते हैं और इससे बचाव के लिए जो है, ठंड से बचाव के लिए कि बीमार ही ना हो, प्रिकॉशन ही ऐसा बरतें कि बीमारी ही ना ही हमको आए। तो उसके लिए जैसे गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े पहनना चाहिए, पूरे कपड़े ढक करके पहनना चाहिए। और गर्म पेय, कॉफी है, चाय है, ये सब पीना चाहिए। तो महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्यापारियों को शीतलहर के चलते किन किन चीजों की दिक्कत हो रही है? देखिए, शीतलहर तो चल ही रही है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। तो व्यापारियों के साथ जो समस्या है, तो व्यापारी आम नागरिक से हटके नहीं है। आम नागरिक वो भी है बिल्कुल, और व्यापारी है। ठीक है, ये तो व्यापार है, तो व्यापार तो करना हमारी मजबूरी है। अगर व्यापार नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेंगे, समाज कैसे चलेगा। और कड़ाके की ठंड के दौरान जो सरकार के दिशा निर्देश है कि रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जगह जगह अलाव जलने चाहिए, समाज सेवियों द्वारा लोगों को कंबल वितरण होने चाहिए। तो उसी दौरान सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन जो कस्बे में अलाव की व्यवस्था देखी जा रही है,
तो मैं तो ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये अनदेखी है व्यापारियों के साथ। सुनेश कुमार, कैमरामैन दीपक के साथ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। अजय जी, श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। वहीं गंभीर मामलों में ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि इन दबंगों ने पहले भी सरकारी जमीन पर लगे पेड़ों को काटने का प्रयास किया था। अब फिर से लाखों रुपए की कीमत के शीशम के पेड़ों को काटने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि खेल मैदान, स्कूल और पंचायत भवन के लिए संरक्षित जमीन पर हेराफेरी और कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं आरोपियों ने लाखों की कीमत के शीशम के पेड़ को भी काटने का प्रयास किया है। वहीं शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और एसडीएम आशीष भारद्वाज ने फिलहाल पेड़ों की कटान पर रोक लगा दी है। हमारे ग्राम पंचायत में खेल मैदान की जगह और स्कूल की जगह और खेल पंचायत भवन की जगह, इसी को लेकर विवाद है। कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसमें लगे पेड़ लाखों रुपए के पेड़ है। जो एक पेड़ भी पर साल कटाए थे तब भी रोका था और इस बार भी कटा के रखा है। हमने जब यहाँ नहीं माने तो हम मल्लीपुर एसडीएम साहब को बताए हैं। उसको लेके वहाँ मौके पे जो जमीन थी उस पर कुछ पेड़ लगे हुए थे जिसको काट के और उसके कुछ परमिट का विवाद था। तो ये एलएमसी के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधान, उन्होंने हमारे संज्ञान में डाला ये प्रकरण और जैसे ही हमारे संज्ञान में प्रकरण आया तो हमने नियम अनुसार जांच हमारे तहसीलदार को जो सौंप रखी है, जिसका कुछ ही दिन में ये निस्तारण हो जाएगा और इस प्रकरण का नियम अनुसार हम लोग निस्तारण भी कर देंगे। हमारे ग्राम पंचायत में खेल मैदान की जगह और स्कूल की जगह और खेल पंचायत भवन की जगह, इसी को लेकर विवाद है। कुछ दबंग जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के कस्बे में उस समय कोहराम मच गया जब इस समय एक कपड़ा व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। कपड़ा व्यवसायी की बड़े बेटे ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जब पिता की जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बड़े बेटे और छोटे बेटे में जमीनी विवाद को लेकर कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई आए दिन होती रहती थी। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए बेवर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बात की तो उन्होंने बताया कि कस्बा निवासी वृद्ध कपड़ा व्यवसायी की मौत की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची थी, जहां बड़ा भाई छोटे भाई और उसकी पत्नी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण पता चलेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है सर, शाम को मेरे भाई ने और बहू ने मिलके मेरे पिताजी को जान से मारा। मतलब क्या वजह थी? वो दारू पीता था बहुत, भाई मेरा, और संपत्ति के चक्कर में उसने पिताजी को मारा। अच्छा, क्या काम करते थे पिताजी? कुछ नहीं, कपड़े दुकान है और उसने पहले विरासत करा ली जमीन की और खेत भिजवा कर पैसा अपने खाते में करवा लिया, उसके बाद मेरे को मार डाला। ये कब की घटना है? कल शाम को मतलब 8:30 बजे। किस तरह से वार किया गया, मतलब क्या है? हाथ पैरों से मारा उसने। हाथों पैरों में? तो उनकी मौत हो गई? जी, मैं बेवर में हॉस्पिटल में लेके आया, उसके बाद मेरे डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। आपके कौन लगते थे? जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को हर छोटे बड़े मामलों में न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि राजभवन सरकार शासन सब मूक दर्शक बने बैठे हैं। जहां हालात यह हो गए हैं कि जिन कार्यों में सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता उन विधि सम्मत जन उपयोगी कार्यों में आधिकारिक सिर्फ रोड़ा अटका कर काम बिगाड़ने का काम करते हैं, यानी फाइल एक पटल से दूसरे पटल पर घुमाया जाता है ताकि दूसरी ओर माफियाओं एवं रिश्वत देने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। उनके असंवैधानिक काम भी बिना रुकावट एकदम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों की वजह से ही न्यायालय में वादों का अंबार लगा पड़ा है। यह हालत तब है जब हर व्यक्ति न्यायालय में दस्तक नहीं दे पाता। वहीं रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि आखिर राजभवन जैसी इतनी बड़ी संस्था जिस पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए लुटाया जाता है, सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्यों उनके पेच नहीं कसे जा रहे?
उनके कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही, वहीं अधिकारियों की संवेदनशीलता को क्यों मर चुकी है। नेगी ने कहा कि अधिकारियों ने ठान लिया है कि जब नेता मंत्री इस सब भ्रष्ट हो चुके हैं तो हम ही क्यों ईमानदारी से काम करें। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा शीघ्र ही राजभवन की आत्मा झकझोरने के लिए यज्ञ आंदोलन करेगा। जो हालात आज प्रदेश के हैं और हर छोटे मोटे काम के लिए जनता को माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, माननीय न्यायालय की चौखट पे जाना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ जो राजभवन जैसी संस्था जिसपे करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है, उसका औचित्य क्या है, इस राजभवन का काम क्या है। और वहीं दूसरी ओर हम सरकार की बात करें, चाहे शासन में बैठे हुए अधिकारियों की बात करें, आज कोई भी आम आदमी की सुनने को तैयार नहीं, बगैर सुविधा शुल्क के लिए कोई काम करने को पत्रावली आगे खिसकाने को तैयार नहीं। ऐसे में जब सारे काम जितने भी काम है, छोटे बड़े जो भी काम है, अगर ये तमाम सुविधा शुल्क देकर के उन्हें जनता को परेशान करना है तो इस राजभवन का इसलिए यहाँ पर औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजभवन आज बिल्कुल नाकाम हो चुका है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।